स्टूडेंट्स आपके सामने ये जो रीडिंग है ना, इसमें 3 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन और 10 नंबर, 11 नंबर और 13 नंबर क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन 5.5 बैंड वाला स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर सकता। आपके सामने प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक, और आपको मैं दिखाऊंगा कि क्यों ये एक 5.5 बैंड वाला स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर सकता है। और स्टूडेंट्स आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको लोकेशन ही नहीं मिलता है। सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, लोकेशन से लेकर आंसर्स को कैसे फाइंड आउट करना है, एक एक चीज़ आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। सो मेरी जो टेक्निक है स्टूडेंट पढ़ाने की वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। हमें पैसेज को बिल्कुल नहीं देखना है, सबसे पहले हमें क्वेश्चंस को देखना है। क्वेश्चंस किस फॉर्म में बनाए गए हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस बनाए गए हैं, हर एक चीज़ को हम नोटिस करेंगे, ठीक है। और इसमें से जो जो हमारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, ये सारे जो क्वेश्चंस उसने दे रखे हैं, इसमें से जो भी हमारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उसको हम मार्क डाउन करेंगे। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स कौन से होते हैं? जो एक प्रॉपर नाउन होता है, कुछ ऐसे कीवर्ड्स जिसको एग्जामिनर रिफ्रेश नहीं कर सकता है उसको हम अंडरलाइन करेंगे और उसको हम जाकर पूरे पैसेज में करेंगे स्कैन। तो अभी 1 मिनट में मैं सारे कीवर्ड जो है वो मार्क डाउन करने लगा हूँ। ध्यान से देखिएगा कैसे सारे कीवर्ड्स को मैं मार्क डाउन करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर मैंने जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो एग्जामिनर रिफ्रेश नहीं कर सकता है वो सारे कीवर्ड मैंने मार्क डाउन कर लिए हैं। जैसे पॉपुलेशन 1964, साइंटिस्ट 1987, 1991, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं पॉपुलेशन 1964, 1987, अक्टूबर 1991, ये सारा मैंने कर लिया। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, उसमें से जैसे मदर्स पाउच था, यपा पॉपुलेशन था, ठीक है, ये वाले कीवर्ड हमें हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पर पाउच मुझे दिख रहा है, यपास पॉपुलेशन, यपास पीपल दिख रहे हैं और यहाँ पर यपास पीपल दिख रहे हैं, तो मतलब ये भी मैंने मार्क डाउन कर लिए। तो आप लोग थोड़ा सा एग्जामिनर की स्ट्रैटेजी को समझिए, स्टार्टिंग में उसने क्वेश्चंस को डिज़ाइन कैसे करा है। मतलब ये वाला जो टेक्स्ट है सारा ही वो उसने यूज़ किया है फर्स्ट वाली ब्लैंक्स को डिज़ाइन करने के लिए, ये वाली जो 5 ब्लैंक्स हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट ब्लैंक्स हैं 6 से लेकर 9 तक, उसके लिए उसने जो टेक्स्ट यूज़ किया है वो ये वाला टेक्स्ट है। और उसके बाद ये जो लास्ट वाले 4 जो ट्रू फॉल्स हैं, माला पेडलॉक हो गया, डेंड्रा वेडलैंड हो गया, रिकवरी प्रोग्राम, आपको ये वाले कीवर्ड यहाँ पे दिख रहे हैं, डेंड्रा प्रोग्राम, डेंड्रा वुडलैंड, माला पेडलॉक। तो ये वाला जो टेक्स्ट है उसने किसके लिए यूज़ करा है? ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के लिए। तो आपको ऐसे अगर आप करोगे तो आपको थोड़ा एग्जामिनर की स्ट्रैटेजीज पता चलेंगी। सब कुछ आपको बताने वाला हूँ कैसे ये जो मैंने क्वेश्चन अभी आपके सामने रॉन्ग मार्क करे हैं, कैसे एक जो एवरेज स्टूडेंट है उसको सॉल्व नहीं कर सकता। ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, उसकी डिमांड को समझते हैं क्या क्वेश्चन हमारा कह रहा है। तो सबसे पहले उसने लिखा है टोटल पॉपुलेशन अप टू डैश। ये अप टू जो है जब भी हम यूज़ करते हैं हमेशा हम नंबर्स के लिए यूज़ करते हैं, इतने नंबर तक पॉपुलेशन हमने फाइंड आउट करनी है डेजर्ट और सेमी डेजर्ट एरिया में। तो यहाँ पर हम स्टेट बाई यहाँ पर अगर पहुँचते हैं तो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, एट वन टाइम देयर में have been as many as 10 million of these little animals across the arid and semi landscape of Australia। उसने वहाँ पर जो लिखा था डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट रीजन्स, और यहाँ पर उसने उसको चेंज करके थोड़ा सा लिख दिया है एरिड एंड सेमी एरिड लैंडस्केप ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो इसको चेंज किया तो हमारे नंबर चाहिए था, तो 10 मिलियन जो है वो हमारा स्टेट वे यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर 10 मिलियन लिख देंगे। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी ध्यान से देखिएगा, ये जो क्वेश्चन मैंने रॉन्ग मार्क करे हैं वो क्यों नहीं आप लोग फाइंड कर सकते हो, ध्यान से देखिएगा, अपना लेवल भी चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पॉपुलेशन ऑफ मालास वर डिस्ट्रॉयड बाय डैश। माला की पॉपुलेशन जो थी उसको किसने डिस्ट्रॉय किया? तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर उसने लिखा है बट देयर पॉपुलेशन लाइक दोज so many other small endemic species were devastated। ये जो देखिए ये लाइक के बाद पहले कॉमा है और स्पीशीज़ के बाद कॉमा, ये वाला पार्ट जो है हमारे किसी काम का नहीं है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ये आपका सब्जेक्ट हो गया पॉपुलेशन, उसको डिस्ट्रॉय किया गया डेवास्टेटेड, तो इसका मतलब ये हमारे काम की चीज़ है। तो डेवास्टेटेड किसने किया था? व्हाट कैट्स एंड फॉक्सेस वर इंट्रोड्यूस्ड। सो कैट्स एंड फॉक्सेस जो थी उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय किया था। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है बहुत सीधा कैट्स एंड फॉक्सेस जो है वो आंसर आ जाएगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साइंटिस्ट डैश द कॉलोनीज। साइंटिस्ट ने कॉलोनीज को क्या किया? ये वाला क्वेश्चन आपको ट्रबल क्यों कर सकता है? क्योंकि एक एवरेज स्टूडेंट जिसको थोड़ा ग्रामर वीक है उसको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर हमें क्या चाहिए? यहाँ पर हमें चाहिए एक वर्ब, मतलब साइंटिस्ट नहीं, ये सब्जेक्ट है आपका,
ये आपका ऑब्जेक्ट है और आपका वर्ब बीच में मिस हुआ है, तो आपको यहाँ पर वर्ब चाहिए, इसलिए ये वाला आंसर आपको ट्रबल कर सकता है। तो 2 कॉलोनीज़ के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, तो हमने देखना कि साइंटिस्ट ने कॉलोनीज़ को क्या किया। तो यहाँ पर अगर हम रीड करेंगे, साइंटिस्ट फ्रॉम द पार्क एंड वाइल्ड लाइफ कमीशन ऑफ नॉर्दर्न टेरिटरी मॉनिटर्ड दीज 2 पॉपुलेशंस। कॉलोनीज़ का उसने ऊपर लिखा था, उसको चेंज करके नीचे उसने दीज 2 पॉपुलेशन लिख दिया है, तो आंसर आपका जो है वो मॉनिटर्ड आ जाएगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट एक एवरेज स्टूडेंट के लिए ये आंसर हो सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 1987 में क्या हुआ, एक कॉलोनी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई 1987 में, और दूसरी कॉलोनी को किसने तबाह किया। तो यहाँ पर 1987 हमें दिख रहा है, तो इसने क्या लिखा है, एवरी वन ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेकेंड एंड स्मॉलर ऑफ द वाइल्ड कॉलोनीज वर किल्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन ऑफ द ट्रैक in the sand it seemed just one single fox had been responsible, and then October 1991 a wildfire destroyed the entire area। ठीक है जी, तो ये देखिए वाइल्ड फायर थी, सारी की सारी जो कॉलोनी थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया वाइल्ड फायर। ये देखिए वाइल्ड फायर डिस्ट्रॉयड एंटायर एरिया ऑक्यूपाइड बाय द कॉलोनी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा, क्योंकि आपकी इंस्ट्रक्शंस में नो मोर देन 3 वर्ड्स हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट वाले पे चलते हैं, ये वाला आंसर दोबारा से चैलेंजिंग हो सकता है, ध्यान से समझिएगा। द वाइल्ड माला वॉज डिक्लेयर डैश, उसको क्या डिक्लेयर कर दिया गया था। तो ये वाला जो आंसर है आपका एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब दोनों में हो सकता है। अगर आपका ग्रामर वीक है तो एडजेक्टिव और एडवर्ब आपको आंसर चाहिए, यहाँ पर कोई भी नाउन नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने उसको क्या डिक्लेयर कर दिया था। तो लास्ट वाला सेंटेंस हम यहाँ पे रीड करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दस द माला वाज फाइनली प्रोनाउंस्ड एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। तो प्रोनाउंस्ड और वहाँ पर उसने क्या वर्ड यूज़ किया हुआ है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर उसने लिखा उनको क्या डिक्लेयर कर दिया था, तो यहाँ पर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ जाएगा, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट को ये आंसर तंग कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा उसने ग्रामर के ऊपर आपको टेस्ट करने की कोशिश करी। तो एक्सटिंक्ट इसका आंसर आराम से आ जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको ये जो क्वेश्चंस है वो डायरेक्ट क्वेश्चंस है, नो मोर देन 3 वर्ड्स एंड नंबर, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। और अभी जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए तो उसमें थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, तो दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको फिनिश कर लेते हैं। तो इसमें पहले क्वेश्चन में उसने क्या लिखा है, एट व्हाट एज कैन फीमेल मालास स्टार्ट ब्रीडिंग, कौन सी एज में वो ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर देती हैं। यहाँ से अगर हम इसको रीड करते हैं तो क्या लिखा है, द पार्ट ऑफ द सेक्सेस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट फीमेल कैन ब्रीड व्हेन शी इज जस्ट 5 months ओल्ड। ये वाला सेंटेंस हमारा आंसर हो सकता है। इसमें इसने लिखा है कि जब वो 5 मंथ की होती हैं तब ही वो ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर देती हैं। तो ब्रीडिंग की एज हमें चाहिए थी, यहाँ पर 5 months आपका आंसर आएगा, लेकिन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को लेकर भी कंफ्यूज हो सकते हैं। उनको लग सकता है कि 5 months ओल्ड आएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, येस और नो वाले टाइप होते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूँ आपकी एज कितनी है, तो आप सिर्फ यही बताओगे ना 20 साल या 30 साल, आप ये नहीं बताओगे 20 साल ओल्ड या 30 साल ओल्ड। इट डजंट हैव एनी सेंस। सो ओल्ड यहाँ पे नहीं आएगा, चाहे यहाँ पर 3 वर्ड्स लिखें। तो ये वाली चीज़ एग्जाम में भी आपको तंग कर सकती है, और कर भी रही है बहुत सारे स्टूडेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। उसने लिखा है हाउ लॉन्ग। ये हाउ लॉन्ग का मतलब भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, मतलब फिर से दोबारा से वो हमें टाइम पूछ रहा है। हाउ लॉन्ग डू यंग मालास स्टे इनसाइड मदर्स पाउच, मतलब मदर के पेट में वो कितना टाइम स्टे करते हैं। इसके साथ वाले सेंटेंस में उसने लिखा है कैन प्रोड्यूस वाला जो हमने सेंटेंस पढ़ा था, उसके नेक्स्ट सेंटेंस में उसने लिखा है लाइक अदर कैंगरू स्पीशीज द मदर कैरीज हर यंग नोन एज ए, जो यहाँ पे नाम दिया उसको, इन हर पाउच फॉर अबाउट 15 वीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ कोर्स चैलेंजिंग होगा, ध्यान से सुनिए क्यों। अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए फूड सोर्स व्हाट वैल्यू डिड मालास है फॉर यापा पीपल, मतलब क्या है, इसको क्वेश्चन में ही आंसर है कि इसके 2 यूजेस आपको फाइंड आउट करने हैं। मतलब एक तो यापा के लोग इसको फूड सोर्स की तरह यूज़ करते थे, और दूसरा यूज़ क्या था, हालांकि यहाँ पर उन्होंने वैल्यू वर्ड यूज़ किया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब नंबर्स में, फिगर्स में, आंसर सारा गलत हो जाएगा। आपको फाइंड आउट करना है कि उनकी वैल्यू क्या थी मालास की। मालास मतलब एक जानवर थे, एक तो उनको खाते थे यापा के लोग, यापा कोई कॉलोनी का नाम हो सकता है, दूसरा उसका यूज़ हमने बताना। चलिए हम देखते हैं। तो अगर हम इसको थोड़ा स्कैन करते हैं तो यहाँ पर हमें यापा पीपल दिख रहा है। तो नीचे हमने देखा ट्रेडिशनली माला हैड बीन एन इम्पोर्टेंट एनिमल इन देयर कल्चर विद स्ट्रॉन्ग मेडिसिनल पार्ट्स फॉर ओल्ड पीपल। इट हैड ऑल्सो, ये ऑल्सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब 2 यूज़ आ गए इसके।
एक तो वो मेडिसिनल पावर के लिए यूज़ करते थे एंड हैड बीन एन इम्पोर्टेंट फूड सोर्स, एक उनका फूड सोर्स हो गया। तो अगर हम क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं, वो फूड सोर्स उसने पहले लिखा हुआ है और दूसरी चीज़ आपको पूछी है, तो इसका भी बड़ा सीधा आंसर आ जाएगा मेडिसिनल पावर्स। और इसका खास ध्यान रखना है, पावर्स है तो पावर्स ही लिखना है, पावर मत लिख देना। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पावर्स है तो पावर्स ही आएगा। स्टूडेंट्स, आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को एक लाइक दे देना। नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हाट वाज यपास लास्टिंग कंट्रीब्यूशन टू द रिप्रोडक्शन प्रोग्राम। जो रिप्रोडक्शन प्रोग्राम था उसमें यपास की लास्टिंग कंट्रीब्यूशन क्या थी, यहाँ पर उसने क्लियरली लिखा है, सो इन 1980 अ ग्रुप ऑफ की यपा मैन वाज इनवाइटेड टू विजिट प्रपोज्ड रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम। द स्किल एंड नॉलेज ऑफ यपा वुड प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल, एंड्योरिंग रोल इन एंड ऑल अदर माला प्रोजेक्ट। तो मतलब उनकी जो स्किल्स एंड नॉलेज थी वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती थी। तो ये आंसर भी आपको आराम से मिल जाएगा। तो आप लोगों को स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा कौन सा क्वेश्चन चैलेंजिंग है, कौन सा क्वेश्चन चैलेंजिंग नहीं है। जी मैंने जैसे आपको बताया था, ये वाला क्वेश्चन चैलेंजिंग हो सकता है, ये 8 नंबर, तो यही चैलेंजिंग आपको लगा होगा। ऑब्वियसली आप मेरे साथ सहमत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आप लोगों को स्टूडेंट फिर से रिमाइंड करवा दूं, ये 3 क्वेश्चन चैलेंजिंग हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, आप लोग लाइव देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, नेचुरल डिफेंसेस वर सफिशिएंट। आपको स्टूडेंट मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में हमेशा आपका 1 या 2 कीवर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। वो स्किल आपको डेवलप करनी है और वो आपका टीचर डेवलप करवा सकता है। तो यहाँ पर आपको सारे के सारे कीवर्ड आपके काम के नहीं हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो आपका ये वाला वर्ड है। जो नेचुरल डिफेंस थे वो सफिशिएंट थे इनकी प्रोटेक्शन के लिए माला पैडलॉक की या नहीं थे। तो इसलिए यहाँ पर मैंने क्रॉस भी डाला हुआ है कि ये वाला आंसर चैलेंजिंग हो सकता है। तो आप लोग खुद देखिए जरा, हम चलते हैं सीधा पैसेज में। यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है ना, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या लिखा है, पहली लाइन से ही आंसर क्लियर है कि उन्होंने एक इलेक्ट्रिक फेंस लगाई थी। इलेक्ट्रिक फेंस लगाई थी मतलब जो नेचुरल है, जो डिफेंस बनी हुई थी वो इतनी काबिल नहीं थी, सफिशिएंट नहीं थी कि वो इनकी प्रोटेक्शन कर पाए। इसलिए उन्होंने एक इलेक्ट्रिक फेंस को वहाँ पर इरेक्ट किया था। इरेक्ट मतलब होता है बनाना। तो नेचुरल सी बात है कि इलेक्ट्रिक फेंस लगाई गई। क्यों लगाई गई, उसका रीज़न यही था कि उनको नेचुरली इतनी प्रोटेक्शन नहीं मिल रही थी। बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल में पैराफ्रेज किया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसने बोला था नेचुरल डिफेंस ही सफिशिएंट है पैडलॉक की प्रोटेक्शन के लिए। तो यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा, उल्टा लिखा है, तो आंसर इसका आराम से फॉल्स हो जाएगा। होपफुली आपको समझ में आया होगा ये वाला आंसर चैलेंजिंग क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है साइंटिस्ट इवेंचुअली गेव अप देयर एफर्ट्स टू रिलीज कैप्टिव माला इनटू द अनप्रोटेक्टेड वाइल्ड। इसका मीनिंग को ध्यान से समझिए। साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने एफर्ट्स लगाने छोड़ दिए थे। स्टूडेंट मैं आप लोगों को ना एक चीज़ क्लियर कर दूं, जब भी आपको वर्ब के साथ प्रपोजिशन का कम्बिनेशन दिखता है, मतलब वर्ब प्लस प्रपोजिशन अगर आपको कहीं भी दिखाई देती है तो हमेशा उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। उसका मीनिंग एक फ्रेजल वर्ब बन जाएगा और फ्रेजल वर्ब का मीनिंग हमेशा डिफरेंट होता है। ध्यान से मेरी बात को समझिए जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसकी मैं एक एग्जांपल भी आपको दे देता हूँ। जैसे यहाँ पर गेव का मतलब वैसे देना होता है, गिव का मतलब देना और गेव उसकी सेकंड फॉर्म, लेकिन गेव अप का मतलब कोई चीज़ छोड़ देना। उसी प्रकार से एक और एग्जांपल, जैसे ब्रिंग का मतलब होता है कोई चीज़ लेके आना, लेकिन ब्रिंग के साथ अगर मैं अप लगा दूं तो इसका मतलब पूरा बदल जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा पालन पोषण करना। तो फ्रेजल वर्ब जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा रीडिंग में यूज़ की जाती हैं। आपको उनको भी रीड करना चाहिए। शायद आपको पता नहीं किसी ने बताया है कि नहीं बताया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोगों को इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है। तो साइंटिस्ट जो थे उन्होंने अपने एफर्ट्स लगाने छोड़ दिए थे टू रिलीज कैप्टिव माला इनटू अनप्रोटेक्टेड वाइल्ड। ठीक है जी, मतलब उन्होंने एफर्ट्स लगाने छोड़ दिए थे, नहीं छोड़ दिए थे, इस चीज़ के ऊपर सारे का सारा ट्रू फॉल्स है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से रीड करें तो क्या लिखा उसने, बहुत क्लियर आंसर है कि उन्होंने सारी अटैम्प्ट जो करी थी वो उनकी कोई कामयाब नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने इस प्रोग्राम को बंद कर दिया। मतलब क्या, अबेंडन का मतलब होता है बंद करना। तो मतलब क्या है कि उन्होंने एफर्ट्स करने जो थे वो छोड़ दिए थे। बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल में फिर से पैराफ्रेजिंग कही हुई है, कोई भी वर्ड मैच ही नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये दोबारा से जो आंसर है वो ट्रू हो जाएगा, लेकिन बहुत डिफिकल्ट आंसर है। नेक्स्ट आंसर जो है उसको हम रीड करते हैं, आराम से मिल सकता है।
द माला पॉपुलेशन विच वॉज ट्रांसफर्ड टू डेंड्रा वुडलैंड क्विकली इंक्रीज इन साइज। चलते हैं हम देखते हैं क्या लिखा इसने। ये हमारा डेंड्रा वुडलैंड लिखा हुआ है, ये देखो सारा कुछ उसने लिखा हुआ कि इतने नंबर्स वो बता रहा है, इतने नंबर उन्होंने, मतलब 12 फीमेल थी, 8 एडल्ट थे, 8 जोज थे, उनको उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन क्या उनकी पॉपुलेशन बढ़ी, कुछ ऐसा उसने नहीं लिखा है। पॉपुलेशन के बारे में ही कुछ नहीं लिखा है। अगर लिख भी देता तो हमें क्विकली भी देखना है। क्विकली इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। लकीली उसने ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, तो आंसर इसका बहुत सीधा है। तो इसका जो आंसर है वो नॉट गिवन हो जाएगा। बहुत क्लियर है, एक 5.5 बैंड वाले स्टूडेंट को भी आराम से आंसर मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। साइंटिस्ट वर सेटिस्फाइड विद द इनिशियल रिजल्ट्स ऑफ द रिकवरी प्रोग्राम। ये बैंड 9 आंसर है, बहुत डिफिकल्ट। देखो, साइंटिस्ट सेटिस्फाइड थे, पहले तो आपने ये फाइंड आउट करना है साइंटिस्ट सेटिस्फाइड थे या नहीं थे, इसके ऊपर सारा ट्रू फॉल्स होगा। लेकिन उसने आगे एक और चीज़ लिखी है कि इनिशियल रिजल्ट से सेटिस्फाइड थे। अब इनिशियल रिजल्ट से सेटिस्फाइड थे, बाद वाले रिजल्ट से सेटिस्फाइड, इस चीज़ को भी आपने ध्यान में रखना। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। इनिशियल रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगर वो वहाँ पर नहीं लिखा है तो आपका आंसर नॉट गिवन हो जाएगा। चाहे उसने लिख दिया साइंटिस्ट सेटिस्फाइड हैं, लेकिन इनिशियल रिजल्ट से सेटिस्फाइड थे, बाद वाले से सेटिस्फाइड थे, ये हमें नहीं पता चल रहा है। तो आपके लिए यहाँ पर इनिशियल रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। रिकवरी प्रोग्राम जो उन्होंने चलाया था, यहाँ पर उसने क्या लिखा है, सो फार द रिकवरी प्रोग्राम हैड गॉन इवन बेटर देन एक्सपेक्टेड। यहाँ से क्या लग रहा है कि जो रिकवरी प्रोग्राम था, जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उससे बेटर वो उनका चल रहा था, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ पर उसने इनिशियल रिजल्ट्स के बारे में कुछ लिखा कि जो इनिशियली उनको कुछ रिजल्ट्स मिले थे वो अच्छे थे, सही थे, उनसे वो सेटिस्फाइड थे या नहीं थे? तो मेरे ख्याल से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स मेरे साथ एग्री होंगे कि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको मैं बताना चाहूँगा उसने इसके बारे में मेंशन किया हुआ है। ये जो वर्ड है सो फार का मीनिंग अपने आप में बहुत ज़्यादा गुंजलदार है। सो फार का मीनिंग समझिए। सो फार का मतलब होता है अब तक, मतलब जब से उन्होंने ये रिकवरी प्रोग्राम स्टार्ट किया था तब से लेके अब तक जो भी रिजल्ट उनको मिल रहे हैं, मतलब बेटर था। जो भी रिजल्ट उनको मिल रहा था वो अच्छा चल रहा था, जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उससे बेटर ही चल रहा था, मतलब वो सेटिस्फाइड थे। तो सो फार का मतलब है कि उसमें इनिशियल भी आ जाएगा और शुरू से लेके एंड तक सारा ही मतलब उसमें आ जाएगा। तो मतलब हमारा क्वेश्चन था कि इनिशियली वो सेटिस्फाइड थे, तो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि वो इनिशियली सेटिस्फाइड थे। लेकिन इसके बारे में एक शब्द तक उसने जो है वहाँ पर नहीं लिखा है, तो आंसर इसका जो है वो ट्रू हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, रीडिंग सब इंस्टीट्यूट वाले करवाते हैं, लेकिन इस तरीके से रीडिंग बहुत कम इंस्टीट्यूट करवाते हैं जो आपको एग्जैक्ट बताते हैं कि रीडिंग को डिज़ाइन कैसे किया जाता है, कैसे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को डिज़ाइन करते हैं एग्जामिनर, किस बेस के ऊपर आपकी टेस्टिंग होती है, कैसे लोकेशंस को फाइंड आउट करना, एक एक चीज़ आपको मैं अपने कोर्स में बताने वाला हूँ। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, सिर्फ आपके पास आज का दिन बचा हुआ है। 2000 रुपये इसकी फ़ीस है, पूरे 1 मंथ के लिए क्लास मिलने वाली है। ऐसे ही पढ़ाऊंगा जो आपने वीडियो में देखा है, इससे बेटर ही पढ़ाऊंगा। और मैं बताऊंगा आपको साथ में कैसे कैसे आप लोग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कौन सा मटेरियल आपको पढ़ना है, मटेरियल भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देने वाला हूँ। 1 मंथ की क्लास आपको मिलेगी, शाम को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक क्लास होगी। जल्दी से ज्वाइन करिए। नंबर स्क्रीन के ऊपर है, उसके ऊपर पेमेंट करके नीचे वाले व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर दें, आपका नंबर रजिस्टर कर लेंगे। किसी भी स्टूडेंट को फुल टाइम क्लासेस चाहिए, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, उसके ऊपर भी डिस्काउंट चल रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ 5000 में हम लोग सारी क्लास कंप्लीट भी दे देंगे। अगर आपको चाहिए तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो स्टूडेंट लाइक दे के जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। अभी एक और सरप्राइज वीडियो आने वाली है शाम को, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।